हेलो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम देखने वाले हैं नई शिक्षा नीति जो हमारी 2020 की अभी हाल ही में आई है। और ये कब आई है इसके बारे में भी आपको पता होना चाहिए। किस डेट को आई थी, कभी कभी ये भी पूछ सकता है आपसे एग्जाम में। तो ये आई है 29 जुलाई 2020 को ये आई है। इसको गवर्नमेंट ने, जो अभी केंद्र में हमारी सरकार है, उन्होंने मंजूरी दी है ये 29 जुलाई 2020 को। परंतु अभी ये संसद के दोनों सदनों में पास होना बाकी है। लेकिन इसको पास मान के चलिए, क्योंकि संसद के दोनों सदनों में, राज्यसभा में, लोकसभा में, दोनों में गवर्नमेंट फुल मेजॉरिटी में है, तो वहाँ पे आसानी से पास हो जाएगी। तो जो हम यहाँ पे डिटेल देखेंगे उसको पास मान के ही चलेंगे। तो यहाँ पे देख लीजिए, लिखा गया है क्या है 5+3+3+4। तो इसके बारे में भी जानेंगे कि 5, 3, 3, 4 क्या है। आरटी में बड़ा बदलाव किया गया है कि राइट टू एजुकेशन है जो हमारा, उसमें चेंजेस किए गए हैं। इसके बारे में भी जानेंगे इस वीडियो में। शिक्षकों को गैर शैक्षणिक कार्यों से मुक्ति दी गई है, यानी कि जो शिक्षक थे उनको एक्स्ट्रा कार्य दिया जाता था, पढ़ाने के अतिरिक्त उनको कार्य दिया जाता था। उस कार्य से मुक्ति मिली है कि नहीं मिली, इसके बारे में भी देखेंगे इसमें। शिक्षक बनना कठिन होगा, या फिर जैसे अभी तक शिक्षक बनते आए हैं उसी तरीके से चलेगा, या फिर शिक्षक बनना कठिन हो जाएगा इस पॉलिसी के अनुसार। उसके बाद एक चीज़ यहाँ पे कंफर्म है कि एमफिल की जो डिग्री है वो ख़त्म कर दी गई है, अब एमफिल की डिग्री नहीं होगी। तो चलिए दोस्तों, देखते हैं इस पूरी वीडियो को। मेरा बस इतना रिक्वेस्ट है कि पूरी वीडियो ध्यान से देखिएगा। आप लोगों के लिए बहुत ही इसमें इन्फॉर्मेटिव वीडियो मैंने आप लोगों के लिए बनाई है कि अगर शुरू से लास्ट तक देखते हैं तो आप लोगों का एक टॉपिक, बहुत बड़ा टॉपिक, जो आगे आने वाले एग्जाम्स में आपको इससे क्वेश्चन 100% देखने को मिलेंगे, वो सारी चीज़ें आज की वीडियो में क्लियर हो जाएंगी। तो यहाँ पर देख लीजिए, लिखा गया है नई शिक्षा नीति 2020। हाल ही की केंद्र सरकार ने राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 यानी कि नेशनल एजुकेशनल पॉलिसी 2020 को मंजूरी दी है। नई शिक्षा नीति 34 वर्ष पुरानी राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 नेशनल पॉलिसी ऑन एजुकेशन NPE 1986 को प्रतिस्थापित करेगी। यानी कि जो हमारी अभी जो हाल ही में नई शिक्षा नीति आई है 2020 की, वो अभी तक जो चली आ रही थी शिक्षा नीति 1986 की, उसको चेंज कर देगी। उसके जगह पे इस शिक्षा नीति को लागू कर दिया जाएगा। और ये कितने वर्षों बाद आई है? 34 वर्षों बाद आई है। इस चीज़ को भी आप ध्यान दीजिएगा। ठीक, अब इसके आगे देखते हैं प्रमुख बिंदु। यहाँ पे राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 में शिक्षा की पहुंच, समानता, गुणवत्ता जैसे मुद्दों पर विशेष ध्यान दिया गया। यानी कि जो हमारी ये नीति बनाई गई है, इसमें समानता और शिक्षा की जो गुणवत्ता है उस पर विशेष ध्यान दिया गया है। इसके बाद इस जो राष्ट्रीय शिक्षा नीति है, इसको बनाया किसने है, किसकी अध्यक्षता में बनाया गया है, इसके बारे में भी देख लेते हैं। नई शिक्षा नीति के निर्माण के लिए जून 2017 में पूर्व इसरो, जो हमारे इस इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन है, इसके जो प्रमुख थे हमारे डॉक्टर के कस्तूरी रंगन जी, इनकी अध्यक्षता में एक समिति बनाई गई थी। यानी यहाँ से अगर प्रश्न पूछ लेता है कि किसकी अध्यक्षता में इस समिति का निर्माण हुआ था, यानी कि राष्ट्रीय जो शिक्षा नीति है इसका निर्माण किस समिति ने किया, तो इसका आंसर होगा डॉक्टर के कस्तूरी रंगन। इनकी अध्यक्षता में एक समिति का गठन किया गया था। इस समिति ने मई 2019 में राष्ट्रीय शिक्षा नीति का मसौदा, यानी कि इन्होंने इसके बारे में कि रूपरेखा कैसी होगी इसके बारे में गवर्नमेंट को बताया था और प्रस्तुत किया था। राष्ट्रीय शिक्षा नीति NPE 2020 वर्ष 1968 में जो हमारी शिक्षा नीति आई थी इंदिरा गांधी की सरकार में, उसको, और उसके बाद जो आया था हमारा, जो शिक्षा नीति आया था हमारा 1986 में, वो उस समय सरकार थी हमारी माननीय प्रधानमंत्री जो थे हमारे राजीव गांधी जी, उनकी सरकार थी। उसके बाद ये स्वतंत्र भारत की जो हमारी राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 है, ये तीसरी शिक्षा नीति है। पहली शिक्षा नीति थी हमारी 1968 में। ये पूछ सकता है कि किसकी सरकार थी उस समय, तो इंदिरा गांधी जी की सरकार थी। उसके बाद दूसरी शिक्षा नीति आई थी 1986 में, उस समय राजीव गांधी जी की सरकार थी। और तीसरी जो हमारी शिक्षा नीति आई है अभी हाल ही में 29 जुलाई 2020 को, इस समय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की सरकार है। और ये भारत देश के, जो स्वतंत्र भारत देश है, उसकी ये तीसरी शिक्षा नीति है। तो यहाँ से आप लोगों का काफ़ी क्वेश्चन तैयार हो जाएगा। इसके बाद देख लेते हैं यहाँ पे कुछ प्रमुख बिंदु और हैं। यहाँ पे देख लीजिए, लिखा गया है NPE यानी कि नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 के तहत केंद्र व राज्य सरकार के सहयोग से शिक्षा क्षेत्र पर देश की GDP के 6% हिस्से के बराबर निवेश का लक्ष्य रखा गया है। अभी तक जो GDP का हमारा जो शिक्षा के ऊपर खर्च होता था वो लगभग 3% के आसपास होता था, तो इसको बढ़ा के 2 गुना कर दिया गया है। 6% का जो हिस्सा है GDP का, उसके बराबर जो खर्च है वो शिक्षा के ऊपर निवेश किया जाएगा, जिससे भारत की जो शिक्षा व्यवस्था है उसको अंतर्राष्ट्रीय लेवल पे ले जाया जा सके। पहले पायदान पे ले जाने के लिए इसमें पैसा जो खर्च किया जा रहा है उसको बढ़ावा देने की ज़रूरत थी, जो गवर्नमेंट ने इस पर बहुत अच्छा ध्यान दिया है। ये एक अच्छी बात है। उसके बाद देख लीजिए, अगला पॉइंट है नई शिक्षा नीति में वर्तमान में सक्रिय 10+2 के शैक्षिक
मॉडल के स्थान पर अभी तक जो हमारा 1986 का जो शिक्षा नीति चली आ रही थी उसमें 10+2 की जो मॉडल थी शिक्षा का उसको लागू किया गया था, लेकिन वो अब चेंज कर दिया जाएगा, उसको कर दिया जाएगा यहाँ पे 5+3+3+4 प्रणाली के आधार पर विभाजित करने की बात कही गई है इसमें। अब ये 5+3+3+4 कैसे विभाजित होगा इसको भी आगे देखेंगे। इसके बाद देखिए लिखा गया है तकनीकी शिक्षा भाषाई बाध्यताओं को दूर करने, दिव्यांग छात्रों के लिए शिक्षा को सुगम बनाने आदि के लिए तकनीकी के प्रयोग को बढ़ावा दिया गया है। यानी कि जो हम शिक्षा अब ले रहे हैं उसमें टेक्नोलॉजी का यूज किया जाएगा, जिससे जो दिव्यांग बच्चे हैं उनको भी पढ़ाई करने में आसानी हो, जिसको लैंग्वेज की प्रॉब्लम होती है उसको भी पढ़ाई करने में आसानी हो। जब टेक्नोलॉजी का यूज होगा तो उसमें सारी चीज़ें आसानी से प्रोवाइड की जा सकेंगी। इसके बाद देख लीजिए, अब आते हैं प्रमुख बिंदु पे कि इसको किस मंत्रालय ने बनवाया है। तो यहाँ पे देख लीजिए लिखा गया है कि कैबिनेट द्वारा मानव संसाधन विकास मंत्रालय, जो मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट था MHRD, उसका नाम बदल के उसको कर दिया गया है शिक्षा मंत्रालय। और ये लागू भी हो चुका है 29 जुलाई 2020 से। इसका जो मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट था वो बंद कर दिया गया है, उसका नाम चेंज कर दिया गया है, उसको कर दिया गया है शिक्षा मंत्रालय। ठीक, उसके बाद देखिए अगला पॉइंट है NPE 2020 के तहत नेशनल एजुकेशनल पॉलिसी के तहत MHRD का नाम बदलकर वही चीज़ अभी जो मैंने बताई शिक्षा मंत्रालय करने का उद्देश्य क्या था इनका, यहाँ पे उद्देश्य भी बताया गया है कि नाम से ही ये पता चलेगा कि अब शिक्षा और सीखने एजुकेशन और एंड लर्निंग पर पुनः अधिक ध्यान आकर्षित करने के लिए इसका नाम चेंज कर दिया गया है। उसके बाद देख लीजिए अगला पॉइंट है 3 वर्ष से 8 वर्ष की आयु के बच्चों के लिए शैक्षिक पाठ्यक्रम को 2 समूहों में विभाजित किया गया है। यानी कि जो बच्चे पढ़ना शुरू करते हैं 3 वर्ष के बाद, तब से लेके 8 वर्ष के जो बच्चे बाल्यावस्था के बच्चे होते हैं तब तक के बच्चों को 2 भागों में विभाजित किया गया है। अब कैसे विभाजित किया गया है यहाँ पे देखते हैं। यहाँ पे देख लीजिए लिखा गया है पहला जो स्तर है उसको कहते हैं हम मूलभूत स्तर। 5 साल का है ये, जो अभी स्टार्टिंग में हमने देखा था 5+3+3+4, उसमें से ये पहला जो 5 था उसके बारे में यहाँ पे बात की जा रही है, उसको कहेंगे मूलभूत स्तर। यानी स्तर ये 5 साल का होगा। इसको 2 भागों में विभाजित किया गया है। पहला जो भाग है उसमें 3 वर्ष से लेकर 6 वर्ष की आयु के बच्चों के लिए आंगनवाड़ी, बाल वाटिका, प्री स्कूल के माध्यम से मुफ्त, सुरक्षित और गुणवत्तापूर्ण प्रारंभिक बाल्यावस्था देखभाल और शिक्षा की उपलब्धता सुनिश्चित कराना है। जो 3 से 6 वर्ष के बच्चे उनको आंगनवाड़ी में पढ़ाया जाएगा, बाल वाटिका में पढ़ाया जाएगा, प्री स्कूल में पढ़ाया जाएगा। उनको किताब से कोई मतलब नहीं होगा, उनको खेल कूद के माध्यम से, उनको खिलौनों के माध्यम से उनको शिक्षा दी जाएगी पूर्ण रूप से। इसके बाद जो दूसरी इस पर कैटेगरी है 6 से 8 वर्ष के बच्चे हैं, उनको प्राथमिक विद्यालयों में जैसे कि कक्षा 1 और कक्षा 2 में शिक्षा प्रदान की जाएगी। यानी कि जो 3 से 6 वर्ष हैं 3 साल, उसमें उनको कुछ भी टच नहीं करना है, किताब कॉपी। उनको खेल खेल में उनको पढ़ाया जाएगा सारी चीज़ें, जिससे उनका पढ़ाई की तरफ मन आकर्षित हो सके, पढ़ाई अच्छी तरीके से वो प्रैक्टिकली सीख सकें। उसके बाद जो 6 से 8 है उनको एडमिशन दिया जाएगा कक्षा 1 में और कक्षा 2 में। ठीक, उसके बाद देख लीजिए यहाँ पे लिखा गया वही चीज़ जो मैंने अभी बताई कि प्रारंभिक शिक्षा को बहुस्तरीय खेल और गतिविधि आधारित बनाने की प्राथमिकता दी जाएगी। यानी कि जो खेल खेल में हम सीखते हैं, बच्चों को सिखाते हैं, वो सारी चीज़ें वहाँ पे प्रोवाइड की जाएंगी। और गतिविधि मतलब कुछ कार्य करके कुछ चीज़ें सिखाई जाएंगी वहाँ पे, ये इसके ऊपर पूरा ध्यान दिया जाएगा। इसके बाद देखिए दूसरा जो स्तर था 5 के बाद जो 3 वाला स्तर आया है उसको कहते हैं हम प्रारंभिक स्तर। यानी कि जो 5+3 था वो 5 अभी मैंने आपको दिखा दिया, +3 की बात कर रहे हैं। ये जो कक्षा होगी वो कक्षा 3 से लेकर 5 तक की क्लासेस होंगी, 3, 4, 5 यानी कि 3 साल। 5th क्लास तक के स्टूडेंट को जो शिक्षा दी जाएगी वो मातृभाषा में दी जाएगी, स्थानीय भाषा में दी जाएगी और घरेलू भाषा में दी जाएगी, जिससे उनको पढ़ाई करने में आसानी हो। इसके बाद अगला स्तर आता है 3 वर्ष का, उसको कहेंगे माध्यमिक स्तर। ये भी 3 वर्ष का था, ये कक्षा 6 से लेकर 8 तक के लिए किया गया है। कक्षा 6 से ही अब जो पढ़ाई की जाएगी वो कक्षा 6 से ही उनको व्यावसायिक शिक्षा भी दी जाएगी। जो पारंपरिक शिक्षा चली आ रही थी उसके साथ साथ उनको व्यावसायिक शिक्षा भी दी जाएगी, जिससे उनको आगे चल के अगर उनकी पढ़ाई छूट भी जाती है, अगर वो पढ़ाई किसी कारणवश नहीं कर पाते हैं, तो उनको व्यवसाय की शिक्षा प्राप्त होगी तो वो कहीं ना कहीं कुछ न कुछ अपना व्यवसाय स्टार्ट कर देंगे, कुछ न कुछ कार्य करके वो जीवन यापन करना शुरू कर देंगे। तो देख लीजिए यही लिखा गया इसमें, कक्षा 6 से ही शैक्षिक पाठ्यक्रम में व्यावसायिक शिक्षा को शामिल कर दिया जाएगा। और इसमें इंटर्नशिप, यानी कि जो कहीं पे जैसे छुट्टी होती है, गर्मी की छुट्टी हो गई, तो उसमें आप किसी भी कंपनी से जुड़ के कोई सर्टिफिकेट हासिल कर सकते हैं, कोई ज्ञान प्राप्त कर सकते हैं व्यावसायिक, उसको भी इसमें शामिल किया गया है।
उसके बाद आता है हमारा जो लास्ट स्टेज है 5+3+3 हो गया। अब ये लास्ट में जो +4 था उसके बारे में भी देख लेते हैं, ये किसकी क्लास के लिए है। तो यहाँ पे देख लीजिए, इसको कहते हैं सेकेंडरी स्टेज। ये 4 वर्ष का है, 9 से लेके 12 तक, 9, 10, 11, 12। और जो अभी तक जो हमारा जो सिर्फ 9 की पढ़ाई नॉर्मल की जाती थी, ज़्यादा फोकस नहीं करते थे बच्चे उस पर, फोकस करते थे वो सिर्फ जाके 10 में, यानी कि 10th में बोर्ड जब एग्ज़ाम होता था तब। उसके बाद 11 भी वो आसानी से निकाल देते थे, क्योंकि कोई कंपल्सरी एग्ज़ाम था नहीं कि उसमें फ़ेल हो जाएंगे या फिर पास हो जाएंगे, ये इस तरीके का कोई एग्ज़ाम नहीं था। तो वो सिर्फ 12 में जाके बोर्ड का एग्ज़ाम फिर से देते थे। लेकिन अब वो चेंज कर दिया गया है, 9 से 12 तक जो 4 परीक्षाएँ होती थी, 9, 10, 11, 12, अब ये टोटल 8 परीक्षाएँ होंगी। 9 में 2 बार होंगी, 10 में 2 बार होंगी, 11 में 2 बार होंगी, 12 में 2 बार होंगी। और यहाँ पे जब जैसे कक्षा 10 है, कक्षा 10 की बात कर लेते हैं, तो यहाँ पे जो कक्षा 10 की बोर्ड का एग्ज़ाम देते थे लोग, वो सिर्फ 1 महीने या 2 महीने क्वेश्चन बैंक खरीद के पढ़ाई कर लेते थे, जिससे क्या होता था कि जो परीक्षा स्टूडेंट की गुणवत्ता थी वो कहीं ना कहीं गिरती जा रही थी, रट के लोग पास होने लगे थे। तो उसको चेंज करके अब ये 10 में भी 2 बार एग्ज़ाम लिया जाएगा, 6-6 महीने पे। और वो दोनों एग्ज़ाम के जो रिजल्ट आएगा फाइनल, उसमें दोनों एग्ज़ाम के नंबर जुड़ेंगे। उसी हिसाब से 9 से 12 तक जो है, जो अब सेमेस्टर परीक्षाएँ मतलब लागू कर दी गई हैं। बोर्ड परीक्षाएं तो मान लीजिए नाम तो रहेगा बोर्ड परीक्षाओं का, लेकिन बोर्ड परीक्षाएं जो डर रहता था बच्चों में कि कक्षा 10 में आ गए, कक्षा 12 में आ गए, वो ख़त्म करने की कोशिश की गई है। बच्चों के ऊपर से प्रेशर कम करने की कोशिश की गई है कि 12 में जाके 2 महीने लास्ट में पढ़ने से अच्छा है कि पूरे साल बच्चे थोड़ा थोड़ा पढ़ते रहें और 2 बार एग्ज़ाम दे के अच्छा नंबर और अच्छा नॉलेज गेन कर सकें। इसके बाद देख लीजिए, यहाँ पर नीचे लिखा गया है ग्रेजुएशन 3 और 4 वर्षों का किया जा सकेगा। अभी तक सभी को पता है कि जो नॉर्मल ग्रेजुएशन होते थे, बीएससी और बीए, ये 3 वर्ष के होते थे। लेकिन अब ये 3 वर्ष के साथ साथ ऑप्शन होगा आपके पास 4 वर्ष का भी करने का। अगर आप 3 वर्ष के बाद 1 साल और करना चाहें ग्रेजुएशन, तो आपको उसका भी मौका दिया जाएगा। उसमें अंतर क्या होगा अभी दिखाते हैं आपको। यहाँ पे देख लीजिए, लिखा गया ग्रेजुएशन 3 और 4 वर्षों का किया जा सकेगा, उसे 1 वर्ष के बाद सर्टिफिकेट मिल जाएगा। यानी कि इसमें अब ये फ़ायदा हो गया है, जैसे कोई ग्रेजुएशन कर रहा है, उसको कोई दिक्कत हो गया, उस ग्रेजुएशन 1 साल के बाद वो नहीं कर पा रहा है, तो वो छोड़ देगा। काफ़ी बच्चे छोड़ते थे, तो वो छोड़ने पे उसकी जो पढ़ाई 1 साल की होती थी वो पूरी बर्बाद हो जाती थी। लेकिन अब क्या है, अब जो नई शिक्षा नीति आई है उसमें ये सुझाव दिया गया है कि जब वो 1 साल के बाद छोड़ेगा ना, परीक्षा नहीं दे पाएगा, मान लीजिए नहीं पढ़ पा रहा है, वो बीए कर रहा है, तो 1 साल के बाद वो छोड़ दे रहा है, नहीं कर पा रहा है, तो उसको एक सर्टिफिकेट दे दिया जाएगा, जिससे उसकी पढ़ाई बेकार नहीं होगी। लोगों को ये पता होगा उस सर्टिफिकेट से कि इन्होंने 1 साल का बीए किया हुआ है। उसके बाद आता है 2 साल के बाद अगर कोई छोड़ देता है तो उसको डिप्लोमा की डिग्री मिल जाएगी। और 3 साल के बाद तो सभी को पता है कि अभी भी जैसे चल रहा था कि ग्रेजुएशन 3 साल के बाद उनको डिग्री मिल जाती थी, तो अभी भी 3 साल के बाद उनको डिग्री मिल जाएगी। लेकिन यहाँ पे अंतर जो है वो चौथे साल में है। चौथे साल में अगर आप करते हैं यहाँ पे ग्रेजुएशन, तो उनको रिसर्च का भी सर्टिफिकेट डिग्री के साथ मिल जाएगा। और उसके बाद देख लीजिए, लिखा गया है कि एमफिल की जो यहाँ पे एमफिल जो था वो बंद कर दिया गया, यानी कि मास्टर ऑफ फिलॉसफी को की डिग्री ख़त्म कर दी गई है यहाँ पे। इसलिए यहाँ पे ख़त्म करने की कोशिश की गई इसको, कि यहाँ पे लोग जब ग्रेजुएशन पोस्ट ग्रेजुएशन करने के बाद जब आगे बढ़ते थे, अगर पीएचडी करना चाहें तो वहाँ पे सबसे पहले उनको एमफिल करना पड़ता था। तो अब उस चीज़ को समाप्त कर दिया गया है। आप डायरेक्ट अगर यहाँ पे पोस्ट ग्रेजुएशन के बाद पीएचडी करना चाहें तो आप एमफिल करने की ज़रूरत नहीं है, आप डायरेक्ट पीएचडी कर सकते हैं। उसके बाद देखते हैं प्रमुख बिंदु और भी है इसमें। अब इसमें एक चीज़ देखिए, यहाँ पे अब शिक्षकों के लिए है, शिक्षक बनने के प्रोसेस जो है उसके बारे में यहाँ पे मैं बता दूँ कि यहाँ पे अब बीएड जो था अभी तक 2015 के आसपास तक ये 1 वर्ष का था, 2015 के बाद ये 2 वर्ष का कर दिया गया है, अभी 2 वर्ष का ही चल रहा है। लेकिन अब जो न्यू एजुकेशनल पॉलिसी आई है, इसमें बीएड को 3 तरीके से डिवाइड कर दिया गया है। यानी कि अगर आप 12 के बाद डायरेक्ट बीएड करना चाहते हैं तो 12 के बाद 12th के बाद आप बीएड कर सकते हैं। अभी तक था कि बीएड करने के लिए आपको ग्रेजुएट होना ज़रूरी था, लेकिन अब ये कंपलसरी नहीं है कि आप ग्रेजुएट हैं तभी आप बीएड कर सकते हैं। आप 12th पास हुए, आप बीएड में एडमिशन ले लेंगे। लेकिन यहाँ पे एक चीज़ ध्यान देनी होगी कि ये 4 वर्ष आपको बीएड करना होगा। एक तरीके से इसमें आपको स्नातक की डिग्री मतलब ग्रेजुएशन की डिग्री भी मिल जाएगी और साथ ही साथ आपकी बीएड की ट्रेनिंग भी 4 साल में कंप्लीट हो जाएगी। और इसके बाद देखिए दूसरा जो कैटेगरी इसमें, अगर आप ग्रेजुएशन करके जा रहे हैं, जैसे अभी करके आप ग्रेजुएशन जाते हैं बीएड करने, तो 2 साल की होती है, उसी तरीके से रहेगी ये। उसके बाद एक और इसमें एक सुधार किया गया है कि अगर आप पोस्ट ग्रेजुएट करके जा रहे हैं, यानी कि एमए करके जा रहे हैं, एमएससी करके जा रहे हैं बीएड करने के लिए, तो वहाँ पे सिर्फ आपको 1 साल के लिए बीएड की ट्रेनिंग लेनी होगी। अभी तक क्या था कि अगर आप एमए है
MSc हैं तब पर भी आपको 2 साल देना पड़ता था इसमें, लेकिन अब ऐसा नहीं है। उसके बाद यहाँ पे दोस्तों शिक्षा नियुक्ति में डेमो लिया जाएगा, यानी कि आपको 2 या 3 वर्ष के लिए डेमो पे रखा जाएगा पढ़ाने के लिए। उसके बाद उसी में आपका स्किल टेस्ट भी होगा, जैसे आप इंग्लिश पढ़ाने के लिए गए हैं या फिर कंप्यूटर पढ़ाने के लिए गए हैं, जो भी आपका स्ट्रीम है उस सब्जेक्ट को अगर आप पढ़ाने के लिए गए हैं तो उस सब्जेक्ट से आपका स्किल टेस्ट होगा। उसके बाद जो सबसे इसमें गलत सुझाव दिया गया है, साक्षात्कार रखा गया है इसमें, यानी कि इंटरव्यू प्रोसेस रखा गया है। मुझे पर्सनली ये लगता है कि अगर साक्षात्कार कहीं पे भी रखा जा रहा है, वहाँ पे अगर किसी व्यक्ति को आपको नौकरी देने का अधिकार दिया जा रहा है, कोई व्यक्ति आपको एक इंटरव्यू लेके आपको नौकरी दे सकता है कि हाँ इसके बाद आपकी कंफर्म है कि आपको नौकरी मिल रही है, तो वहाँ पे 100% है कि वो आपके ऊपर दबाव बनाएगा भ्रष्टाचार के लिए। कहीं ना कहीं वो वहाँ पे आपसे पैसे की या फिर पैसे की मांग होगी, जो एक गलत चीज़ है, जो एक गलत प्रोसेस है। तो मेरे हिसाब से साक्षात्कार नहीं होना चाहिए। आप लोगों को जैसा लगे मुझे कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि साक्षात्कार होना चाहिए। अगर होना चाहिए तो मुझे इसका भी रीज़न बताइए कि क्यों होना चाहिए, और अगर नहीं होना चाहिए तो इसका भी रीज़न बताइए क्यों नहीं होना चाहिए। तो मुझे पर्सनली शिक्षा नीति में एक ही चीज़ यही गलत लगती है, जो कि डेमो आप ले लीजिए, लेकिन आप साक्षात्कार पे रख देंगे, कंपलसरी कंफर्म कर देंगे कि साक्षात्कार के बाद ही आपको ज्वाइनिंग मिलेगी, तो वहाँ पे कहीं ना कहीं भ्रष्टाचार को बढ़ोतरी दी जा रही है। उसके बाद अगला यहाँ पे देख लीजिए पॉइंट है, नई ट्रांसफ़र पॉलिसी के अंतर्गत, यानी कि जो नई शिक्षा नीति है इसमें ट्रांसफ़र पॉलिसी भी आई है। इसमें किसी का भी ट्रांसफ़र नहीं किया जा सकता। जैसे कि अभी शिक्षक जो बन जाते थे वो कुछ न कुछ पैसा दे के इधर उधर अपने घर के आसपास की ज्वाइनिंग ले लेते थे, लेकिन अब ये चीज़ यहाँ पे बंद हो जाएगी कि ट्रांसफ़र किसी का होगा ही नहीं। ट्रांसफ़र तभी होगा जब आपकी पदोन्नति होगी, यानी कि प्रमोशन होगा आपका, और प्रमोशन भी आपका इंटरनल एग्ज़ाम्स के अंतर्गत ही होगा। मतलब एग्ज़ाम आपके लिए जाएंगे, उसके अनुसार ही आपको इंक्रीमेंट दिया जाएगा। इसके बाद अगला पॉइंट है स्टाफ्स के लिए ग्रामीण इलाकों में, अगर ग्रामीण क्षेत्र में आप कहीं रह रहे हैं, आपका पोस्टिंग कहीं ग्रामीण क्षेत्र में हो गया जहाँ पे रहने की व्यवस्था सही नहीं है, तो वहाँ पे आपको क्वार्टर की व्यवस्था भी कराई जाएगी। अगर वहाँ पे जैसे बहुत दूर दराज के इलाके में आपको पोस्टिंग मिल गई तो वहाँ पे गवर्नमेंट क्वार्टर बनवाएगा, वहाँ पे आपको रहने की सुविधा प्रोवाइड कराएगा। अगला पॉइंट है यहाँ पे RTE के बारे में देख लेते हैं, जो एक अच्छा यहाँ पे कार्य किया गया इस शिक्षा नीति में। RTE क्लास 12th तक या 18 वर्ष के बच्चों के लिए लागू होगा। अभी तक RTE क्या था, राइट टू एजुकेशन क्या था कि 14 वर्ष के बच्चे जो थे, 0 से 14 वर्ष के बच्चे थे, इनको मुफ्त शिक्षा और अनिवार्य शिक्षा दी जाती थी। लेकिन अभी इसको बढ़ा के अभी तक जो 14 वर्ष के थे, अब 12 जो 12th तक पढ़ेंगे उनको मुफ्त शिक्षा दी जाएगी और अनिवार्य शिक्षा दी जाएगी। वो 14 वर्ष से 18 वर्ष कर दिया गया है। ठीक, 18 वर्ष के हों या फिर 12th तक पढ़ रहे हों, उनको मुफ्त शिक्षा और अनिवार्य शिक्षा दी जाएगी। और एक चीज़ और यहाँ पे देख लीजिए, अगला पॉइंट है मिड डे मील के साथ हेल्दी ब्रेकफास्ट भी दिया जाएगा। अब इसको तो ये अच्छा एक सोच तो अच्छी है, लेकिन इसको किस तरीके से फॉलो अप किया जाता है या ये यहाँ पे देखने वाली बात होगी, क्योंकि मिड डे मील की क्या व्यवस्था है सबको पता है। तो मैं आशा करता हूँ कि इस पर अच्छा देखभाल किया जाएगा, अच्छे से इसकी निगरानी की जाएगी कि मिड डे मील की गुणवत्ता अच्छी हो और ब्रेकफास्ट की भी गुणवत्ता अच्छी हो। उसके बाद देख लीजिए यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट और हैं। यहाँ पे एक पॉइंट छूट गया है, वो भी मैं बता दूँ आपको कि अब जो शिक्षक थे उनसे एक्स्ट्रा कोई कार्य नहीं कराया जाएगा। जो टीचर थे अभी तक वो जनगणना करते थे, कई प्रकार के काम थे, मिड डे मील पे ध्यान देना होता था, उनको खाना बना कि नहीं बना उनको ध्यान देना होता था, बच्चों का रख रखाव कैसे सही से खाना खा रहे हैं कि नहीं खा रहे हैं, हेल्दी खाना खा रहे हैं कि नहीं खा रहे हैं, सारी चीज़ें शिक्षकों को ही ध्यान देनी होती थी, जिससे उनको पढ़ाने का मौका कम मिलता था। तो इस नीति में यहाँ पे एक चीज़ यहाँ पे और अच्छा सुझाव दिया गया है कि शिक्षकों से बाकी जो एक्स्ट्रा काम है वो सारे काम नहीं कराए जाएंगे, सिर्फ एक काम कराया जाएगा कि उनकी जो चुनाव में ड्यूटी लगती थी, सिर्फ एक ही काम उनके पास बचेगा, पढ़ाई के अनुसार अतिरिक्त जो पढ़ाने के अतिरिक्त कार्य उनसे लिया जाएगा, वो सिर्फ और सिर्फ एक बार लिया जाएगा चुनाव में ड्यूटी लगा के, और अतिरिक्त उनसे कोई कार्य नहीं कराया जाएगा। जिससे क्या प्रभाव पड़ेगा, हो सकता है कि इनके थोड़ी बहुत सैलरी में ऊपर नीचे हो जाए, तो ये चीज़ तो आगे आने वाले दिनों में पता चलेगा। इसके बाद देख लीजिए यहाँ पे प्रमुख बिंदु में कुछ चीज़ें और हैं। ECCE से जुड़ी योजनाओं का जो निर्माण करेंगे वो केंद्रीय मानव संसाधन विकास मंत्रालय, महिला एवं विकास मंत्रालय, स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय व जनजाति कार्य मंत्रालय ने के जो साझा सहयोग होगा उसके अनुसार किया जाएगा। नेशनल एजुकेशनल पॉलिसी 2020 में कक्षा 5 तक की शिक्षा में मातृभाषा, स्थानीय भाषा या क्षेत्रीय भाषा को अध्यापन के माध्यम के रूप में
अपनाने पर बल दिया गया है। साथ ही इस नीति के में मातृभाषा को कक्षा 8 और आगे की शिक्षा के लिए प्राथमिकता देने पर सुझाव दिया गया है। इसका स्कूली और उच्च शिक्षा के में छात्रों के लिए संस्कृत और अन्य प्राचीन भारतीय भाषाओं का विकल्प उपलब्ध होगा, परंतु किसी भी छात्र को भाषा के चुनाव की कोई बाध्यता नहीं होगी। उसके बाद देख लेते हैं कुछ ये और भी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, उसको भी थोड़ा सा बचा है और इसको भी देख लीजिए ध्यान से। और लास्ट में एक चीज़ ऐसा क्वेश्चन है जिसको आपको उसके बारे में पता होना चाहिए, तो लास्ट तक वीडियो ज़रूर देखिएगा। बस थोड़ा सा और बचा यही। बधिर छात्रों यानी कि जो मूक बधिर छात्र होते हैं उनके लिए राष्ट्रीय और राज्य स्तर पर पाठ्यक्रम सामग्री विकसित की जाएगी तथा भारतीय संकेत भाषा यानी कि जो इंडियन साइन लैंग्वेज है ISL उसको पूरे देश में मानकीकृत किया जाएगा। यानी कि अभी तक क्या था कि अलग अलग स्टेट के अलग अलग राज्यों के अलग अलग मानक थे, लेकिन जो मानक है वो एक बनाया जाएगा इंडियन साइन लैंग्वेज, उसको पूरे देश में एक तरीके से लागू किया जाएगा, जो एक अच्छी बात है। जो बधिर छात्र होंगे उनको पढ़ाई में आसानी होगी। उसके बाद देख लीजिए NP 2020 के तहत भारतीय भाषाओं के संरक्षण और विकास के लिए एक भारतीय अनुवाद और व्याख्या संस्थान इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ ट्रांसलेशन एंड इंटरप्रिटेशन IITI फारसी, पाली और प्राकृत के लिए राष्ट्रीय संस्थान या संस्थान नेशनल इंस्टीट्यूट और इंस्टीट्यूट्स फॉर पाली, पर्शियन एंड प्राकृत स्थापित करने के साथ उच्च शिक्षा संस्थानों में भाषा विभाग को मजबूत बनाने एवं उच्च शिक्षण संस्थानों में अध्यापन के माध्यम के रूप में मातृभाषा स्थानीय भाषा को बढ़ावा दिए जाने का भी सुझाव दिया गया है इसमें, जिससे देश की जो लैंग्वेजेस हैं उसको बढ़ावा दिया जा सके। उसके बाद देख लीजिए अगला पॉइंट है, लास्ट पॉइंट है ये, स्कूल और उच्च शिक्षा में छात्रों के लिए संस्कृत और अन्य प्राचीन भारतीय भाषाओं को विकल्प उपलब्ध हो, परंतु यही चीज़ जो ऊपर हमने देखा वही है कि किसी भी बालक पे किसी भी लैंग्वेज को सीखने का कोई प्रेशर नहीं बनाया जाए, और जो हमारे भारतीय समाज के प्राचीन भाषाएं हैं और संस्कृत है इसका विकल्प उच्च शिक्षा में भी उपलब्ध रहे। तो ये था हमारा आज का वीडियो नई शिक्षा नीति 2020 के ऊपर। अब यहाँ पे एक चीज़ और ध्यान दे दीजिए कि यहाँ पे लिखा गया है मानव संसाधन विकास मिनिस्टर नहीं है। BM रमेश पोखरियाल के बारे में अगर पूछ लिया जाए कि ये कौन से मिनिस्टर हैं, तो यहाँ पे आप ये नहीं बोलेंगे कि मानव संसाधन विकास मंत्रालय के मिनिस्टर हैं। अब यहाँ पे इनको बोला जाएगा शिक्षा मंत्री हैं ये रमेश पोखरियाल, और इनका जो संसदीय क्षेत्र है वो हरिद्वार है, उत्तराखंड हरिद्वार से ये संसद के सदस्य हैं। तो आशा करता हूँ आपको आज की वीडियो पसंद आई होगी दोस्तों। अगर आपको आज की वीडियो पसंद आई तो प्लीज़ रोशन की क्लास यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करिए, और अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो प्लीज़ इस वीडियो के नीचे लाइक बटन होगा उस पर लाइक करके मुझे बताइए कि आपको पसंद आई है। कमेंट बॉक्स में मुझे बताइए कि आपको वीडियो कैसी लगी, और ऐसी ढेर सारी वीडियोज़ के लिए रोशन की क्लास यूट्यूब चैनल से जुड़े रहें। सब्सक्राइब कर लें, नीचे लाल कलर का सब्सक्राइब बटन होगा और साथ ही साथ बेल आइकन पे भी क्लिक कर लें, जिससे मैं कोई वीडियो आपके लिए अपलोड करता हूं तो इसकी नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। तो दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम।